बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। जीके जीएस सेगमेंट में बहुत बेहतरीन स्कोर जाएगा आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, सब लोग आंसर करेंगे। प्राचीन वैदिक साहित्य में प्रयुक्त धर्म शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में देखने को मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपका दिया है सामवेद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, धर्म शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और साथियों आप जानते होंगे ऋग्वेद जो है ये आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। ये भी सवाल साथियों पेपर में पूछा हुआ है कि सबसे प्राचीनतम वेद जो है यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप कहिएगा ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद यानी सबसे प्राचीनतम वेद है। साथियों वेद से संबंधित एक सवाल और पूछा जाता है, आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? आप लोग ध्यान रखिएगा, सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ये सवाल पेपर में आ चुका है, ठीक है। और साथियों वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख दर्शनों में से न्याय दर्शन के प्रवर्तक यानी संस्थापक माने जाते हैं? कणाद, गौतम, पाणिनि, बादरायण। बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं गौतम पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, महर्षि गौतम को जो है, ध्यान रखें, महर्षि गौतम को जो है न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का साथियों आप लोग आंसर करिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा माना जाता है? तो वो है साथियों आपका राखीगढ़ी। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, कभी कभी आपसे सवाल पेपर में बनता है कि राखीगढ़ी जो है ये कहां पर स्थित था? आप कहिएगा ये हरियाणा में स्थित था। कहां पर दोस्तों? हरियाणा में स्थित था, ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कलिबंगा साथियों कहां पर था? ये आपका ध्यान रखिएगा राजस्थान में। धौलावीरा कहां पर था भाई? ये आपका गुजरात राज्य में स्थित था। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, भगवान बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी दोस्त आंसर करिएगा। कुशीनगर में, सारनाथ में, वैशाली में, कपिल वस्तु में। चलिए फटाफट आप लोग बताएं। पूरे धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अगर साथियों हम लोग बात करें धर्म चक्र प्रवर्तन की, तो आप सभी जानते होंगे महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। कहां पर? सारनाथ में दिया गया था। और इसी प्रथम उपदेश को साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कहां पर साथियों उपदेश दिया गया था? सारनाथ में, यानी बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिए गए थे? देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। अगला सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध राजनीतिक ऐतिहासिक संस्कृत नाटक की रचना जो है किस विद्वान ने की? बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। मुद्रा राक्षस की रचना जो है किसके द्वारा करी गई? फटाफट बताएं आप लोग, चलिएगा। यहां पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं विशाख दत्त पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की लेखक जो है विशाख दत्त हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित मानी जाती हैं? जैन, बौद्ध, हिंदू और आपका दिया शैव धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी दोस्त आंसर करें। चलिए
तो आपका भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखें आप लोग, अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनवाई गई थी। इनमें साथियों बुद्ध की जीवन कथाएं चित्रित की गई हैं, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भारत में मसालों में महत्वपूर्ण काली मिर्च के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं साथियों, पूछा गया पेपर में है। चलिएगा, यानी आपसे इस तरीके से सवाल पूछेगा कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, किस राज्य को। तो ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है केरल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में मसालों में महत्वपूर्ण काली मिर्च के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है, केरल राज्य का है। ठीक है, और केरल राज्य को साथियों मसालों का जो है बगीचा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस धातु को उसके द्रव रूप में पाए जाने के कारण क्विक सिल्वर कहा जाता है, बताएं। चलिए, क्विक सिल्वर जो है किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। लेड, जिंक, मरकरी, नाइट्रोजन, सभी साथी आंसर करेंगे। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, मरकरी, यानी इसे क्या बोलते हैं साथियों, पारा बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Hg होता है, आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे साथियों क्विक सिल्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ये द्रव रूप में पाया जाता है, आप जानते होंगे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल, वायुमंडल में ओलों के बनने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस कारण से जुड़ी होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। वाष्पीकरण, संवहन, अपसरण, वर्षण का दोहराव। चलिए सभी साथी कोशिश करेंगे आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, संवहन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। संवहन प्रक्रिया साथियों क्या होती है, यानी इसमें क्या होता है कि जो गर्म वायु होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और जो ठंडी वायु होती है वो नीचे की तरफ बैठती है। ठीक है, तो ये आपका संवहन इसे कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, ऊपर उठती और नीचे गिरती ठंडी गर्म हवाएं जो होती हैं ओलों के बनने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती हैं, और इसे ही साथियों संवहन कहा जाता है, यानी कन्वेक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, जलवायु का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताइए। सही उत्तर क्या है, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। चलिएगा भाई, जलवायु का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को जो है क्या कहते हैं, ध्यान रखें, क्लाइमेटोलॉजी, यानी आप कह सकते हो जलवायु विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। आगे बढ़े, चलिएगा अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एशिया के कृषि क्षेत्र में अत्यधिक अन्न उत्पादन के कारण किस क्षेत्र को एशिया का अन्न भंडार कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। एशिया का जो है अन्न भंडार साथियों किसे कहते हैं। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो गंगा क्षेत्र है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि साथियों गंगा का मैदान जो है ये अत्यंत उपजाऊ होता है, इसलिए इसे जो है एशिया का अन्न भंडार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 12 है, भारत में कृषि और सैनिकों के सम्मान के उद्देश्य से प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान किस भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है, बताएं। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में से सर्वाधिक दलदली भूमि वाला क्षेत्र जो है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। सुंदरवन है, कच्छ है, बिहार है, और यहाँ पर दिया है गोदावरी डेल्टा, बताइएगा आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा दलदली जंगल क्षेत्र है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, हीरा यानी डायमंड वास्तव में निम्नलिखित में से किस तत्व का शुद्ध एवं क्रिस्टलीकृत रूप होता है। चलिए, कैल्शियम का, कार्बन का, ग्रेफाइट का, सिलिका का। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आपकी स्क्रीन पर और आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। हीरा यानी डायमंड जो है वास्तव में निम्नलिखित में से किस तत्व का शुद्ध एवं क्रिस्टलीकृत रूप होता है, तो वो होता है साथियों आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा,
जूट नामक रेशेदार फसल को उसके रंग और चमक के कारण किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है। गोल्डन फाइबर कहते हैं, शाइनिंग फाइबर, रॉयल फाइबर, प्रोटीन फाइबर कहते हैं। बताइए सही उत्तर क्या है, फटाफट आंसर करें। जूट नामक रेशेदार जो फसल को उसके रंग और चमक के कारण किस नाम से जानते हैं? आप जानते होंगे साथियों, इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्या भाई? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई ये सुनहरे रंग का होता है, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, और भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास। आप जानते हैं कि इस कंटेंट को तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, आप लोग ये तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, जरूर जुड़िएगा, हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से निश्चित रूप से। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 39 दिया है, 51 नहीं 32, और आपका दिया है अनुच्छेद 21। तो एक बार सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। तो साथियों अगर हम बात करें यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य संबंधी अवधारणा जो है भारतीय संविधान में, ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आप देखिएगा मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4 क में, और अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। आप कहिएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए सभी बच्चे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 नागरिकों को किस अधिकार से संबंधित समानता प्रदान करता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। चलिए आंसर करिए फटाफट आप लोग। आर्टिकल यहां पर जो आपका 14 दिया है, अनुच्छेद 14, ये किससे संबंधित है बताएं। चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर करें, ये भाई किससे रिलेटेड है? तो भाई ये आपका इक्वलिटी से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे साथियों आर्टिकल 14 है, तो इसके अंतर्गत लिखा गया है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कानून के सामने जो है सभी लोग समान है। ठीक है, तो यानी आपका ए ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना में शामिल नहीं की जाती है? वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, घरेलू श्रम, औद्योगिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है, सभी लोग बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना में शामिल नहीं की जाती? तो वो है साथियों आपका घरेलू श्रम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसे जीडीपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है? बताइए फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। सबसे लंबी तट रेखा अगर आप देखेंगे साथियों वो है आपका कनाडा। किसकी? कनाडा की है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बताइए फटाफट आप लोग बताएंगे भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे। चलिए साथियों आप देखेंगे जो अंटार्कटिक रेगिस्तान है, कौन सा? अंटार्कटिक रेगिस्तान है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी आपका डी ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं भाई, और ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सवाल नंबर 21 कहता है, ध्यान से देखें और आंसर करें। थार का मरुस्थल भारत का प्रमुख रेगिस्तान है, यह किस प्रकार के रेगिस्तान की श्रेणी में आता है? ठंडा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, शुष्क है, या महाद्वीपीय मरुस्थल है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है, एक बार कोशिश करिएगा आप लोग, सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई तो यहां पर साथियों आप देखेंगे ये गर्म रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन जो दिया है यही बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का अस्थायी मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताइए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएनओ का जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनओ की अगर हम बात करें साथियों, यन से क्या हो जाएगा? यन से हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क।
ठीक है, आप कहिएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल ये रहा, नेपच्यून ग्रह की खोज खगोलीय गणनाओं के आधार पर किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, बताएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर बताएं, चलिएगा। तो आपका जो सही उत्तर है साथियों, लेवेरियर के द्वारा, ध्यान रखिएगा, लेवेरियर के द्वारा जो है नेपच्यून की खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। पंजाब शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए, फटाफट आप लोग बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंजाब शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 5 नदियों का देश, उपजाऊ भूमि, सिंचाई पट्टी, पठारी क्षेत्र, बताएं। चलिए, पंजाब यानी आप कह सकते हो साथियों 5 नदियों की भूमि। क्या भाई, 5 नदियों की भूमि। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यही आपका राइट आंसर है। सबका आंसर यहाँ पर सही होगा, मुझे पूरा भरोसा है। वर्तमान समय में प्राकृतिक आवास में शेरों की सबसे अधिक संख्या भारत के किस राज्य में पाई जाती है, बताइएगा। चलिए, वर्तमान समय में प्राकृतिक आवास में शेरों की सबसे अधिक संख्या भारत में किस राज्य में पाई जाती है। चलिए, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आपका दिया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आप देखेंगे साथियों ये आपका गुजरात राज्य बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में बने अधिकांश बड़े बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। चलिए, गंगा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, फटाफट आंसर बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या है, बताएं। तो ये आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ध्यान रखें, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर भारतीय इतिहास के किस राजवंश या काल में निर्मित किया गया था। चलिए, फटाफट बताएं आप लोग, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है साथियों ये किस राजवंश के काल में बनाया गया था। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं आप लोग। चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व गंग वंश के राजकाल में जो है बनवाया गया था। किसके द्वारा साथियों निर्मित किया गया था, राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ठीक है, राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है बनवाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूर्व गंग वंश के जो है शासक थे, राजा नरसिंह देव प्रथम। बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक निम्नलिखित में से किस धर्म से रिलेटेड है, सभी को पता होगा भाई। यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म दे ही दिया है भाई, तो आप कहिएगा त्रिपिटक जो है ये बौद्ध से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाने वाली जो कपासी मिट्टी होती है किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है, बताइए। चलिए, जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, या आपका दिया लैटेराइट मिट्टी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, यानी कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी कौन सी होती है, तो वो है साथियों आपकी काली मिट्टी, और इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई, रेगुर मृदा के नाम से इसे जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारतीय संसद की संरचना को देखते हुए इसे किस प्रकार की संस्था माना जाता है, एक सदनी, द्विसदनी, त्रिसदनी, इनमें से कोई नहीं, बताएं। यानी भारतीय जो संसद है साथियों जिसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है, इसके कितने सदन हैं, आप जानते होंगे दोस्तों, इसके 2 सदन हैं, एक आपका लोकसभा है और एक आपकी राज्यसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। जितने पॉइंट्स मैं बताता हूँ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। फेडरल बैंक यानी शब्दावली मूल रूप से किस शासन प्रणाली से संबंधित मानी जाती है। चलिए, फटाफट छाप दीजिएगा आप लोग, बताएं। फेडरल शब्दावली जो है मूल रूप से किस शासन प्रणाली से संबंधित मानी जाती है, तो ये आपका साथियों संघीय शासन व्यवस्था से संबंधित मानी जाती है। आपका डी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, प्राचीन भारत का महाजनपद काल मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक कालखंड से संबंधित माना जाता है, बताएं। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, लौह युग, और यहाँ पर दिया आपका बौद्धकालीन समय। 32 का राइट आंसर क्या है, फटाफट सभी साथी आंसर करें। महाजनपद काल मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक कालखंड से संबंधित माना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण निम्नलिखित में से किस महान नेता के सम्मान में किया गया है, सभी को पता होना चाहिए। 33 का आंसर बताएं। चलिए, और कहाँ पर स्थित है साथियों, आपको पता होगा भाई, ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में है। क्यों भाई, और ये साथियों आपका सरदार पटेल की है ये मूर्ति, और कितने मीटर है, 182 मीटर, लगभग 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है।
अगला सवाल, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस तट रेखा को कोस्ट ऑफ कोरल कहा जाता है? चलिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस तट रेखा को कोस्ट ऑफ कोरल कहा जाता है? 34 का राइट आंसर बताएं। गुजरात को, मालाबार तट को, कोरोमंडल तट को, लक्षद्वीप तट को। साथियों ध्यान रखें, कोरोमंडल तट को जो है क्या कहा जाता है? कोस्ट ऑफ कोरोमंडल। क्या भाई? कोस्ट ऑफ कोरोमंडल इसे कहा जाता है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। निम्नलिखित में से किन भाषाओं की लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से माना जाता है? चलिएगा फटाफट आप लोग बताएं। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करूँ। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो तेलुगु, तमिल, संस्कृत ये दिया गया है, या ब्राह्मी लिपि से संबंधित है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि साथियों आप देखेंगे बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। और आपको पता होगा साथियों कि ब्राह्मी लिपि जो होती है, यानी लिपि किसे कहते हैं? किसी भी लैंग्वेज, किसी की भाषा का लिखने का जो तरीका होता है। जैसे आपकी जो हिंदी भाषा है, ये किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और देवनागरी लिपि कहाँ से निकली हुई है? ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई है। ठीक है, यानी ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि जो है साथियों, ये आपका बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। अगला सवाल, यानी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सही कर लीजिएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म के विचार को विशेष रूप से किसने बढ़ावा दिया? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 36 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कल्चरल नेशनलिज्म के विचार को विशेष रूप से किसने बढ़ावा दिया था? ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने जो है बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा साथियों एक नारा भी दिया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करने वाली हरित क्रांति के प्रमुख वास्तुकार यानी जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। सभी को पता होगा भाई, कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करने वाले हरित क्रांति के जो प्रमुख वास्तुकार यानी जनक जो थे, वे भाई कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल भाई देखिए, लास्ट में साथियों आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध संरचना कौन सी थी? बताइए। 38 का राइट आंसर क्या है? तो मोहनजोदड़ो की साथियों जो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध संरचना थी वो थी महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ जिसे कहा जाता था। ठीक है, और ये साथियों स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था यहाँ पर, यानी लोग यहाँ पर जो है स्नान करते थे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? निल्स बोहर, हेनरी बैकरल, मैडम क्यूरी, जॉन डाल्टन। आपका राइट आंसर क्या है? आप सभी जानते होंगे, हेनरी बैकरल को जाता है रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कौन सा है? बताएं। सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे साथियों। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? चलिए, इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे। चलिए भाई बताइए। तो भाई वो है आपका कक्षकरण। कहां पर स्थित है साथियों? ये आपका गुजरात राज्य में है। अगला सवाल, पेट्रोलियम जैसे खनिज संसाधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन की श्रेणी में आते हैं? चलिए, पेट्रोलियम जो है ये आपका किसके अंतर्गत आता है? ये आप जानते होंगे, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, सौर ऊर्जा जो है, ये जो साथियों सौर ऊर्जा है, ये किसके अंतर्गत आती है? ये आपका नवीकरण के अंतर्गत आती है। क्या? नवीकरण के अंतर्गत आती है। प्राचीन वैदिक शिक्षा प्रणाली में वेदांग की कुल कितनी संख्या बताई गई है? चलिए, वेदांगों की कुल संख्या साथियों कितनी है? आप जानते होंगे 6 है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? चलिए फटाफट बताएं, खिलजी वंश की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई थी? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी बता रहे हैं कि जलालुद्दीन खिलजी, वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखें, खिलजी वंश की स्थापना करी गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला सवाल, लेटेराइट मिट्टी भारत के मुख्यतः किस भौगोलिक भाग में अधिक पाई जाती है? बताइए, लेटेराइट मिट्टी जो है कहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है? फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिए भाई, चलिए,
लैटेराइट मिट्टी भारत के मुख्यतः किस भौगोलिक भाग में पाई जाती है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, राजस्थान और आपका दिया है पंजाब। तो आपका सटीक आंसर भाई क्या हो जाएगा बताएं। साथियों, लैटेराइट मिट्टी जो है मुख्यतः आप देखेंगे दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी आप देखोगे यहाँ पर जो राइट आंसर है दक्षिण भारत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? बताइए। चलिए, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपका दिया है असम। आपका राइट आंसर साथियों क्या है? तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है? 46 का राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या है बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट साथियों आर्टिकल है, तो वो है आपका अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है, यह मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षा पद्धति से संबंधित है? बताइए। 47 का आंसर करें, विचार करें, आंसर दीजिएगा। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है, यह मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षा पद्धति से संबंधित है? वाचन शिक्षा गलत, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। पृथ्वी पर उत्तरायण और दक्षिणायन का परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होता है? चलिए फटाफट आप लोग बताएंगे। यहां पर पृथ्वी पर उत्तरायण और दक्षिणायन का परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण, सूर्य से दूरी बदलने के कारण। इसका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करें आप लोग। चलिए, तो यहां पर भाई आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका साथियों क्या? अक्षीय झुकाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगला सवाल ये रहा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी के किस देशांतर से होकर गुजरती है? बताइए। सही उत्तर क्या है बताएं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है पृथ्वी के किस देशांतर से होकर गुजरती है? ये आपका साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई राइट आंसर है आपका 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, आपको इन सारे चारों विकल्पों को आपको पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 50 का, और आपको आंसर देना है। आप जानते हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर होता है उसका आंसर जो है आपको देना होता है, और ये भी आप बताइएगा कि सूर्य ग्रहण जो है किस दिन लगता है, किस दिन ये होता है। ठीक है, तो ये क्लास साथियों कैसी लगी जरूर बताएं, और भाई लाइक की संख्या आप लोग नहीं बढ़ाते हो, बढ़ा दीजिएगा यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही, कंटेंट यदि आपको बेहतर लग रहा है। देखिए अच्छा, ये आपको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर कंटेंट आपको बेहतरीन प्रोवाइड किया जा रहा है? आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखिए, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, बिल्कुल जो है आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही दी जा रही है। आप किसी भी स्टेट से साथियों अगर उसमें जीके जीएस आ रहा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण है, जरूर करिए आप लोग। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।